हेलो दोस्तों, ज्ञान ऑफ टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के जो वर्ण बोले जाते हैं वे मुख के किस भाग द्वारा बोले जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी लगभग हर पेपर में जहाँ हिंदी आती है एक प्रश्न अवश्य आता है। देखिए, स्वर जो होते हैं, स्वर मैंने पिछली बार आपको बता दिए, पिछली वीडियो में स्वर के बारे में मैंने बता दिया, उसका क्रम ठीक तरह से मैंने बता दिया है। यहाँ मैं केवल मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो भी अपने शॉर्ट तरीके से, जो मेरा अपना तरीका है। देखिए, जैसे ई ए जीभ के अग्रभाग द्वारा बोला जाता है। ई ए मतलब ये वाली ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। इसी प्रकार ऐसे अनार जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। उसके बाद जितने भी शेष स्वर बचते हैं, केवल ऋषि को छोड़कर शेष स्वर जीभ के पिछले भाग से, पश्च भाग से बोले जाते हैं। आ, उ, औ, ओ, औ। बस आपको ये ध्यान रखना है, अग्रभाग से ई ए और मध्य भाग से ए। ऋषि मूर्धा से, यानी कि मुख के द्वारा, जो ऊपर नीचे के होठ के द्वारा हवा निकलती है उसके द्वारा ऋषि बोला जाता है। मैं समझता हूँ आपने स्वर को अच्छे से समझ लिया होगा। स्वर के बाद अब हम व्यंजन को समझने की कोशिश करते हैं। व्यंजन मुख के अलग अलग भागों से किस तरह बोले जाते हैं, बहुत आसान तरीके से, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल वर्णमाला का क्रम याद कर लो आप, कै, चे, टे, ते, पे। इसके बाद ये रह आ ही जाता, इसके बाद का बाद में बताएंगे। देखिए, जो कै, खे, गे, घे और ये अणे बोले जाते हैं, ये के ए कंठ द्वारा, पहले हम इसके साथ साथ इस अंग्रेजी का जो शब्द बन रहा है एक, के ए टी एम ए डी ओ, इसको आसानी से याद कर ले। एक तरह से काठमांडू बन रहा है ये। जब हम इसको याद कर लेते हैं तो के को यहाँ कर देते हैं, टी को यहाँ कर देते हैं, एम ए को यहाँ कर देते हैं, डी को यहाँ कर देते हैं, ओ को यहाँ कर देते हैं। इसको इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद के का मतलब होता है कंठ, टी का मतलब होता है तालु, एम का मतलब होता है मूर्धा और डी का मतलब होता है दंत्य और ओ का मतलब होता है ओष्ठ। कैसे लेकर मैं तक आप केवल इस काठमांडू से आराम से समझ जाओगे। इसके बाद य, र, ल, व, ये जो वर्ण हैं, इसके लिए भी टी डी ओ डी हम लिख के शॉर्ट फॉर्म में आसानी से समझ सकते हैं। टी का मतलब तालु, डी का मतलब दंत और ओ डी का मतलब ओष्ठ व दंत के द्वारा व को बोला जाता है। पूरी वर्णमाला में केवल वह ही ऐसा शब्द है जो ओष्ठ व दंत के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद नंबर आता है श, से है। देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये तीनों से लगभग एक ही तरह से बोले जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पहले कौन सा स है, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा। जब आप इसको व्यवस्थित करना सीख जाएंगे, उसके बाद टी एम डी के इस तरह से आप लिखना सीख जाओ। इसके लिए टी का मतलब होता है तालु, एम का मतलब होता है मूर्धा, डी का मतलब होता है दंत और के का मतलब होता है कंठ। बस इतना सा काम है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा नहीं जाता है, केवल संयुक्त व्यंजन के बारे में
ये पूछा जाता है कौन सा व्यंजन किस किस व्यंजन के मेल से बना है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे वर्णों को मुख के विभिन्न भागों से किस तरह से बोला जाता है। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है, अंतस व्यंजन किन्हें कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है, आयोग वाह किन्हें कहा जाता है और स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। देखिए स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक, ट्वेंटी 25 होते हैं। पूछा जा सकता अंतस्थ व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो ये रे ले और वे, ये 4 होते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब ये होता है ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इनको व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारा ये वाला श, ये वाला स, ये वाला श और ये वाला है, इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन इन्हें इसलिए बोला जाता है जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो इनके बोलने पर मुंह से निकलने वाली हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। इसके बाद आयोग वहा, आयोग वहा 2 होते हैं, एक तो ये अंग और एक अह। इसके बाद अध्ययन करते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कैसे होता है इसको हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे H D F, अगर आप C जोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल HDF से भी काम चल जाएगा। HDFC बैंक के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। H का मतलब होता है ह्रस्व स्वर, D का मतलब होता है दीर्घ स्वर और F का मतलब होता है प्लूत स्वर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आसान तरीके से समझने के लिए HDFC याद कर लो बस। H का मतलब ह्रस्व, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लूत। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं आपका ए, ई और छोटा ऊ, यानी कि वे स्वर जिनके बोलने में सबसे कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है और ए, ई, ऊ के बोलने में सबसे कम समय लगता है। इसके बाद दीर्घ स्वर, जो शेष स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं इनसे अलग, या वे स्वर जिनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ 1 मात्रा के बराबर समय लगता है, यहाँ 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। इसके बाद आता है प्लूत स्वर, ऐसे स्वर जिनके बोलने में 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है उनको प्लूत स्वर कहा जाता है। जैसे किसी को पुकारना,
जब हम किसी को पुकारते हैं तो पुकारते समय किसी भी नाम का सबसे अंतिम वर्ण खींचकर बोला जाता है। उसको बोलने में लगभग 3 या 4 मात्रा के बराबर समय लगता है। जैसे अजीत, तो बाद में तय जब हमने बोला तो तय के बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ऐसे ही जैसे ओम, या जैसे किसी रागनी की अंतिम पंक्ति। रागनी की अंतिम पंक्ति। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।